हमारे मोहल्ले में एक गूंगा लड़का आता था जिस पर पूरे मोहल्ले की औरतें मरती थी और उससे शादी करना चाहती थी। मैं हैरान थी कि इस गूंगे लड़के में ऐसा क्या था जो मोहल्ले की सब औरतें इसकी दीवानी थी। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मेरी शादी उस गूंगे लड़के से हो गई। उस रात गूंगा कमरे में आया तो उसे देखते ही मैं चकरा कर गिर पड़ी, क्योंकि वह तो आज फिर मैं अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरे रोने की आवाज़ बाहर मेरी माँ तक जा रही थी। मेरी माँ रोने की आवाज़ सुनकर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी कि सोनल बेटा, दरवाज़ा खोलो और हमारी बात सुनो। मैं माँ की बात कैसे मानती, क्योंकि माँ और भाई मिलकर मेरी शादी मुझसे 15 साल बड़े 3 बच्चों का बाप से कर रहे थे। मेरी अभी उम्र ही क्या थी, मैं अभी 20 साल की हुई थी, फिर भी शादी की। कितनी जल्दी थी। मैं मेरे पापा के बाद भाई पर इतना बड़ा बोझ बन गई थी क्या, जो अब जल्द से जल्द बोझ उतारने की कोशिश कर रहे थे। मैं मेरी माँ को रो रो कर बहुत बार समझाया था, पर मेरी माँ भाई की ही साइड ले रही थी। कहने लगी कि लड़का काफ़ी अमीर है, तुम वहाँ पर बहुत खुश रहोगे। वह भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी बीवी का देहांत 4 साल पहले एक रोड हादसे में हो चुका था और वह अपने छोटे बच्चों के लिए शादी करना चाहता था। वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसकी दूसरी शादी करने का कोई शौक नहीं था। बस वह अपने बच्चों के लिए एक आया लाना चाहता था जो उसके बच्चों को संभाल सके। भाई और मेरी माँ सिर्फ इसकी दौलत देखकर लालच में आ चुके थे कि अगर मैं शादी करूंगी तो सारी दौलत मेरी माँ और भाई को लाकर दे दूंगी। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। मुझ में पैसे का जरा लालच नहीं था। मैं उसके साथ शादी करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज के एक लड़के संदीप से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। भाई को भी संदीप के बारे में मालूम था, पर संदीप भाई को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। भाई और मेरी माँ को मैंने संदीप के बारे में बता दिया था कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ संदीप के साथ ही करूंगी, पर भाई इस बात को मान ही नहीं रहे थे। वह कहते थे, मैं तुम्हारी शादी अपने दोस्त से ही करवाऊंगा। आज फिर से भाई ने अपने दोस्त से शादी की बात चलाई तो मैंने दरवाज़ा बंद करके खुद को मारने की कोशिश की। मेरी चीख से हमारे मोहल्ले की काफ़ी औरतें जमा हो गई और तमाशा देखने लगी। मैंने अच्छा खासा तमाशा बना दिया, इसलिए मेरी माँ कमरे में आ गई और मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने मेरी माँ को कहा कि आप जितना चाहे मारे मुझे, पर मैं आप लोगों की बात कभी भी नहीं मानूंगी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ संदीप से ही करूंगी। मेरी माँ ने मेरी जिद और मेरी हरकतें देखकर हार गई और मुझे कहा, आज ही संदीप को बुला लो और चुपचाप शादी करके यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से नहीं कर सकती। तुम जो मनमानी की हो, मेरी और अपने भाई की इज्जत नहीं रख सकती, हमारा कहना नहीं मान सकती, तो तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं आज तुमसे सारे नाते ख़त्म करती हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी बेटी हो। मेरे घर से विदा होकर चले जाओ और आइंदा कभी भी मेरा दरवाज़ा पलट कर ना देखना। मैं सोच लिया, आखिर लड़कियों को भी अपनी पसंद की शादी करने का हक है। मैंने यही सोचकर संदीप को बुला लिया। मेरे घर वाले मान गए। कुछ वक्त के बाद खुद ही नाराज़गी खत्म ही हो जाएगी। बस एक बार संदीप से मेरी शादी हो जाए। मेरी माँ ने भाई से भी बात कर ली तो भाई ने भी अपना हर रिश्ता मुझसे ख़त्म करने का फैसला कर लिया और कहा कि जल्द से जल्द अपने आशिक को बुला लो और हमारे घर से विदा होकर चली जाओ। मैंने संदीप को फ़ोन किया तो संदीप ने कहा, मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे घर वाले मान जाएंगे तो मैं इनको लेकर तुम्हारे घर आ जाऊँगा और हम शादी कर लेंगे। इस बात को 4 दिन गुजर गए, पर संदीप के घर वाले ना माने। भाई ने भी अपने दोस्त को इनकार कर दिया था। मेरी बहन शादी के लिए नहीं मान रही है, तुम कहीं और लड़की देख लो। अभी मुझे संदीप की चिंता खाई जा रही थी कि पता नहीं संदीप मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। अगर संदीप ने मुझसे ऐसा किया तो मैं अपनी माँ और भाई से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन था, जो मुझे अब टूटता हुआ नजर आ रहा था। 2 दिनों के बाद संदीप का नंबर मिलाया तो नंबर बंद जा रहा था, तो मुझे डर लगने लगा। मैंने अपने सभी दोस्तों को कॉल करके संदीप के बारे में पूछा, जिन जिन को मेरे और संदीप की मोहब्बत के बारे में पता था, पर सभी लोग संदीप के बारे में नहीं जानते थे। संदीप ने मुझे हमेशा मना कर रखा था कि तुम कभी भी मेरे घर के नंबर पर कॉल नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी इमरजेंसी में भी कभी मेरे घर का नंबर डायल ना करना।
पर इस बार मैं बहुत ही मजबूर हो गई थी। मुझे अब संदीप के घर का नंबर मिलाना ही पड़ा। जैसे ही मैं संदीप के घर कॉल की तो उसकी माँ ने कॉल उठाई। मैं उनसे संदीप के बारे में पूछा तो कहने लगी कि तुम कौन हो। मैंने उसको बताया कि आंटी मैं सोनल बात कर रही हूँ, मुझे संदीप से बात करनी है। उसने मुझे बताया कि बेटा संदीप तो 3 दिन पहले मुंबई के लिए यहाँ से निकल गया था और आज उसके अमेरिका की फ्लाइट थी, वो तो जा चुका होगा। मैं संदीप की माँ से कहा कि संदीप भला अमेरिका क्यों गया है। उसने तो मुझे कोई भी खबर नहीं किया था कि मैं अमेरिका जाने वाला हूँ, तो अचानक उसका जाना कैसे हो गया। क्या कोई ज़रूरी काम आ गया था। तो संदीप की माँ ने मुझे बताया कि संदीप नौकरी करने के लिए चला गया है। मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया। संदीप ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे घर वाले राजी हो जाएंगे मैं तुम्हारे घर उनको लेकर आ जाऊँगा और हम फौरन ही शादी कर लेंगे। वह अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए वह बात को टाल मटोल कर रहा था। मैं टूट कर बिखर गई थी। संदीप ने मेरी मोहब्बत का मजाक बना लिया था। मैं अपनी माँ और अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी। अभी ये सोचकर मुझे बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि भाई ने अपने दोस्त के साथ पहले ही मेरा रिश्ता करने जा रहे थे, उनको भी इनकार कर दिया था। मैं अब संदीप के धोखे के बारे में सोचकर दिन रात रोती रहती थी, क्योंकि मेरे पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। भाई ने मेरी पढ़ाई भी छुड़ा दी थी और मेरा हमेशा के लिए घर से बाहर जाना भी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं संदीप से हमेशा होटल कैफ़े वगैरह में मिलती रहती थी। तो भाई को ये सब चीज़ें से नफरत थी, इसलिए उन्होंने मेरे घर से बाहर जाना बंद कर दी थी। मैं अब मेरी माँ को बताने ही वाली थी कि पड़ोस की एक आंटी से माँ को ये बात पता चल भी गई कि संदीप देश छोड़कर यहाँ से चला गया है। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे नहीं मालूम था कि संदीप मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं जाकर अपनी माँ से कहा, संदीप ने मुझे धोखा दे दिया है। अब आप लोग जहाँ पर भी चाहेंगे मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा कि तुमने धोखेबाज के चक्कर में मेरी और अपने भाई की इज्जत मिट्टी में मिलाई। तुमने हम दोनों की इज्जत के बारे में थोड़ा भी सोच लेती तो ये दिन देखने को ना मिलती। मैं मोहल्लेदारों के आगे कैसे अपना सर उठाकर चलूंगी। अब तो सबको पता चल चुका है कि तुम्हारा रिश्ता उसके घर से आने वाला नहीं है। तुमने हमें किसी काबिल नहीं छोड़ा। तुमने जिस तरह अपनी और मेरी बदनामी करवाई है पूरे मोहल्ले में, अब कहीं से भी तुम्हारा रिश्ता नहीं आएगा। अगर तुम्हारे भाई को यह पता चलेगा कि संदीप देश छोड़कर चला गया है तब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरे कहने पर ही वह माना था इस शादी के लिए। अब मैं इसको क्या जवाब दूंगी। सारी बातें सुनकर तो मुझे भाई से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरा भाई पहले से ही संदीप से नफरत करते थे और अब ये बात हो गई। अब कुछ भी नहीं हो सकता था। भाई के गुस्सा मुझे घर शाम को पता चलता। जैसे ही भाई घर आया तो मेरा दिल डर के मारे जोरों से धड़कने लगा। मेरी माँ जाकर जैसे ही भाई के सामने कहा, सोनल के लिए और जगह रिश्ता देखना शुरू कर दो, संदीप देश छोड़कर भाग गया है। भाई बोल रही थी कि मुझे तो पहले दिन से पता था कि वह लड़का ठीक नहीं है, पर आप लोगों ने मेरी एक न मानी। मैं अपने दोस्त के साथ रिश्ता करना चाहता था, तब आप लोग माने नहीं। अब मेरा आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, जहां आप लोग चाहो रिश्ता करो। भाई गुस्सा होकर इस वक्त घर से बाहर निकल गए। मेरी माँ भी रोने बैठ गई। मेरी वजह से भाई बहुत कुछ दिन तक बात नहीं की। मैं जितना रो सकती थी रोई और दुआएं मांग रही थी कि भगवान मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता भेज दे, मैं इस घर से विदा होकर चली जाऊं, क्योंकि मैं अब अपनी माँ और अपने भाई दोनों पर बोझ बन चुकी थी। वह लोग मुझे अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ समझकर अपने सर से उतारना चाहते थे। मुझसे गलती हुई थी कि मैंने संदीप को पसंद किया था, पर मुझसे कोई गुनाह तो नहीं हुआ था जिसकी सज़ा मुझे लोग इतनी बड़ी दे रहे थे कि मुझसे अपना सारा रिश्ता ही खत्म कर रहे थे। हमारे घर का माहौल अब बहुत ही बदल चुका था। भाई और मेरी माँ के चेहरे पर एकदम खामोशी छा गई थी, क्योंकि मेरी वजह से उनकी मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी। मैं दिन रात रोती रहती थी। एक दिन हमारे दरवाजे पर एक गूंगा लड़का आया। उसने आकर ही जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़का खड़ा था। वह इशारों से खाना मांग रहा था और मैं इस वक्त अपने लिए खाना लेकर बैठी थी।
मैंने वह खाना उस लड़के को दे दिया। मैंने सोचा कि शायद भगवान मेरी इसी नेक से खुश हो जाए और मेरे लिए कोई रिश्ता भेज दे। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम बहुत ही नौजवान और खूबसूरत हो और मेरे लिए दुआ करो कि भगवान मेरी दुआ को सुन ले। उसने मुझे इशारों से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। मैं उस लड़के से बात कर रही थी तब हमारे मोहल्ले की एक लड़की, जिसके साथ मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर लिया करती थी, वह सामने अपने दरवाजे पर खड़ी सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। मुझे उस लड़के के साथ बातें करते देखकर उसी वक्त मेरे दरवाजे तक मेरे पास आई और कहने लगी कि सोनल, क्या बात है? मैंने कहा, कुछ नहीं रानी, बस इस बेचारे गूंगे से दुआ करवा रही हूँ। ऊपर वाला ऐसे लोगों की दुआ जल्दी सुनते हैं। रानी को संदीप के बारे में सब कुछ मालूम था और उसको मेरे घर के माहौल का भी पता था। रानी मेरे भाई को पसंद करती थी और मेरे भाई से शादी करना चाहती थी। वह हमारे घर ज़्यादातर आती रहती थी। मेरी माँ से तो उसकी कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि मेरी माँ को शायद वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए मेरे पास बैठने के लिए आ जाती थी ताकि किसी न किसी बहाने पर भाई को देख सके। जब वह गूंगा लड़का वहां से चला गया तो रानी मुझे कहने लगी, सोनल, क्या सोच रही है? मैं रानी से कहा, मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी प्रार्थना जल्दी सुनी ली जाए। कहने लगी, ऊपर वाला क्यों नहीं सुनेगा? यह बेचारा गूंगा है और कितना खूबसूरत नौजवान है। तुम्हें पता है सोनल, मोहल्ले की आधी लड़कियां इसको देखने के बहाने से भीख लेकर आती है। यह लड़का हर शनिवार को इस मोहल्ले का चक्कर लगाता है और सारी लड़कियां इसको देखने लग जाती हैं। हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे जब भाई मोटरसाइकिल पर आए और हम दोनों को दरवाजे पर खड़ा देखकर गुस्सा होने लगे। मैं अपने घर चली आई और रानी भी भाई को देखते देखते अपने घर के दरवाजे में घुस गई। भाई सीधे मेरी माँ के कमरे में चले गए और मेरी माँ से धीरे धीरे आवाज़ में बातें कर रहे थे। मैं दरवाजा में खड़ी थी ताकि उनकी बात सुन सकूं कि भाई और मेरी माँ आप आस-पास में आपस में क्या बात कर रहे हैं। पर वह दोनों इतना ऐसा बोल रहे थे कि मेरे कान तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि वह दोनों कमरे में अंदर बैठे थे और मैं दरवाजा में खड़ी थी। मैं दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि शायद दुआ करवाई है वह पूरी होने जा रही है। मुझे पूरा यकीन था कि भाई माँ मेरे रिश्ते की ही बात कर रहे होंगे, वरना भाई इतना धीरे धीरे बातें ना करते। कुछ देर बाद मैं रानी के घर गई थी। जैसे ही मैं रानी के घर से निकली तो पड़ोसियों के दरवाजे पर वह गूंगा लड़का बैठा था, जहाँ पर 4 लड़कियां और भी खड़ी थी। यह देख मैं रानी के घर से जल्दी अपने घर गई, क्योंकि मुझे यकीन था कि वह गूंगा लड़का दरवाजे पर चक्कर जरूर लगाएगा। आखिर उसकी दुआ जो रंग लाई थी। मैं यही सोचकर गूंगे लड़के के इंतजार में खड़ी थी। जब वह आया तो मैंने उसको पूरे 1000 का नोट थमा दिया और इशारों से कहा, तुम्हारी दुआ का ही असर है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है। वह 1000 का नोट देखकर खुश हो गया और मेरे लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगता हुआ वहां से चला गया। मेरे साथ काफ़ी हद तक अच्छा हो गया था। इस बात को तकरीबन 3 महीने गुजर गए थे। वह लड़का हमारे मोहल्ले में ना आया। एक दिन माँ के पास बैठी थी जब मेरी माँ मुझसे शिकायत कर रही थी कि बेटी, आजकल तेरे रिश्ते के लिए तो तेरा भाई और मैं बहुत परेशान हैं। अगर तुम वह रिश्ता न ठुकराती तो अब सब अच्छा होता। अभी मेरी माँ की बातें चल ही रही थी कि भाई मेरी माँ के पास कुछ सामान लेकर आया, जिसमें एक लाल जोड़ा और कुछ मिठाई के डब्बे थे। भाई यह सामान आखिर क्यों लाया था? भाई ने माँ से कहा, जल्दी से इसको सोनल को पहना दो और इसको तैयार कर दो, मैं लड़का देख लिया है। माँ ने कहा, अच्छा बेटा, मैं इसको तैयार करती हूँ। वह लड़का मान गया है, चलो शुक्र है। माँ ने मुझे कहा, बेटा ये लो, जल्दी से पहन लो। मैं कुछ भी बोल न सकी। मेरी शादी किसके साथ होने जा रही थी मुझे कुछ मालूम नहीं था। सब कुछ पूछने का हक मैं खो चुकी थी। पहले भी एक रिश्ते से इनकार कर चुकी थी, उसके कारण मैं भुगत चुकी थी। मैंने तो अब यह सोच लिया था कि अब जिसके साथ भी भाई मेरा शादी करेंगे चुपचाप कर लूँगी। भाई मेरा शादी एकदम सादे तरीके से करने वाले थे, ना बाजा ना मेहमान थे। मेरी माँ और भाई बहुत ही खुश थे, इसलिए मुझे लगा शायद इस बार पहले से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता भाई मेरे लिए लाए होंगे। थोड़ी देर में लोग हमारे घर में आए तो भाई ने उन्हें बैठने को कहा, फिर चाय और खाने को कुछ दिया। क्योंकि वह लोग कोई ज़्यादा नहीं थे, बस कोई 10 लोग थे। जिसके बाद भाई और मेरी माँ मुझे उनके सामने ले गए, जहाँ पर मेरा होने वाला पति और बाकी मेहमान बैठे हुए थे। हमें बस पंडित का इंतजार था। मैंने एक नज़र उठाकर भी अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, क्योंकि जैसा भी था अब मुझे मंजूर था। संदीप के धोखे के बाद मैं अपनी माँ और अपने भाई को
किसी के लिए भी मना करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मेरा शादी हो रहा था। उस समय मुझे संदीप की बहुत ज़्यादा याद आई थी, क्योंकि मैं संदीप से बहुत ज़्यादा प्यार की थी। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी संदीप के साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखे थी। भले ही संदीप का प्यार मेरे लिए झूठा था, लेकिन मेरी मोहब्बत बिल्कुल सच्ची थी। आज अगर संदीप मेरे साथ शादी कर लेता तो मैं ज़िंदगी की खुशकिस्मत लड़की खुद को समझती, लेकिन वो तो धोखा देकर यहाँ से भाग गया था। थोड़ी देर के बाद पंडित भी आए, जिन्होंने हमारा शादी करवाया। शादी हो जाने के बाद सारे लोग वहाँ से चले गए, सिवाय मेरे पति के। कुछ देर के बाद माँ ने मुझे गले लगाकर सिर्फ इतना ही कहा, बेटी, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं माँ को कहा कि माँ, आपकी कोई भी गलती नहीं है, जो गलती है सब मेरी है। मैंने अपनी ही गलती की सज़ा भुगत रही हूँ। आपको माफ़ी मांगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर वह मुझे कुछ बोल नहीं रहे थे। मैंने अपने भाई को कहा कि भाई, मेरे दिल में आपके लिए भी कोई गिला नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी वजह से आप लोगों ने बहुत ही बदनामी उठाई है। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। इसके बाद कुछ ही देर में भाई ने मुझे और मेरे पति को एक गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी चलने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि यह गाड़ी कहाँ जा रही है, क्योंकि चलते चलते वह गाड़ी रास्ते के एक सुनसान जगह पर जाकर खड़ी हो गई। मैं सोच रही थी कि गाड़ी यहाँ पर क्यों रुकी है और हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी मेरा पति गाड़ी से उतरा और कुछ बोले बगैर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मैं गाड़ी से उतरी तो वो मुझे एक झोपड़ी में ले गया, जहाँ पर एक छोटा सा घर था। यह देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे भाई और मेरी माँ ने मुझे झोपड़ी में रहने वाले से शादी किया है। क्या वह लोग मुझसे इतना तंग आ गए थे? मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। इस झोपड़ी में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि मुझे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये देखकर मेरा पति एक मोमबत्ती और माचिस ले आया, और जैसे ही मोमबत्ती जलाई, कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई। उस लड़के को देखकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि वह तो वही गूंगा लड़का था जो अक्सर हमारे मोहल्ले में आता रहता था। मैंने एक बार उससे दुआ भी करवाई थी कि मेरी शादी जल्दी हो जाए। वही लड़का जिस पर हमारे मोहल्ले की सारी लड़कियां मरती थी। मैंने उसको देखकर जैसे ही सवाल किया, क्या तुम मेरे पति हो, तो उसने इशारे से कहा कि हाँ, मैं तुम्हारा ही पति हूँ। और उसने मुझे कॉपी पर लिखकर बताया, जिस दिन तुमने मुझे दुआ करवाने के लिए अपने दरवाजे पर मुझे रोका था, उसी दिन तुम्हारे भाई ने हम दोनों को देख लिया था। तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारा आशिक समझ लिया था। उसने तुम्हें तो कुछ न बोला, पर मुझे बहुत ज़्यादा मारा और कहने लगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे दरवाजे तक आने की। मैंने उसको लाख समझाने की कोशिश की कि मैं तुम्हारा आशिक नहीं हूँ, लेकिन उसको यकीन न आया। वह देखकर यही समझा मैं तुम्हारा आशिक हूँ और वेश बदलकर तुमसे ही बात करने आया हूँ। उसने मुझे यही, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरी बहन से शादी कर लो। मैंने कहा, मैं शादी नहीं कर सकता, तुम अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तो कहने लगा, अगर तुमने मेरी बहन से शादी ना की तो मैं तुम्हें और अपनी बहन दोनों को ही मार दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए तुमसे शादी की। मैंने अपने पति का शुक्रिया अदा किया कि उसने मेरी जान बचाने की खातिर मुझसे शादी कर ली और मेरे बारे में इतना सोचा। इसके बाद उस लड़के को ही मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था। उसके घर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। अब जो कुछ भी था मेरे लिए वही था, क्योंकि अब यही मेरा पति था। मैंने अब सोच लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने भाई और अपनी माँ के पास वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ और मेरे भाई भी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आए थे। मुझे झोपड़ी में देखकर मेरी माँ भाई दोनों की आंखें भर आई थी। मेरे घर में कोई भी सहूलियत नहीं थी। वह छोटा सा कमरा था जो बहुत ही पुराना था। मेरी माँ और भाई को एहसास हुआ कि मैं झोपड़ी में नहीं रह पाऊंगी और उसने बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी शादी गूंगे लड़के के साथ करवाकर मेरी माँ ने मुझे वापस अपने साथ ले जाने को कहा। मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी एक ऐसे लड़के के साथ की है। मेरे साथ वापस चलो। मैं अपनी माँ को इनकार कर दिया कि अब जैसा भी है, यही मेरा घर है। झोपड़ी कच्ची ही सही, पर यहाँ सुकून बहुत है। यह मेरा अपना घर है। भाई ने तो इसको मेरा आशिक समझ लिया। भाई को तो मुझ पर थोड़ा भी यकीन नहीं था। फिर मैं आप लोगों के साथ वापस क्यों चलूं?
मेरी माँ और भाई दोनों मुझसे माफ़िया मांग रहे थे, पर मैं अब बहुत खुश थी। माँ और भाई दोनों वापस चले गए तो मेरे पति ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि तुम मेरे साथ इस गरीब खाने में भी खुश हो। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक दिन मेरा पति किसी काम के कारण से बाहर चला गया था। मुझे बाहर से किसी की आवाज़ आई, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दो। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मेरा पति शादी के बाद अब मांगना छोड़ दिया था और मजदूरी करना शुरू कर दिया था। उसके काम करने वाली बात से मैं बहुत खुश थी। हालात भी कुछ बेहतर हो रहे थे, क्योंकि मेरे पति अब दिलो जान से मेहनत कर रहे थे और मुझे खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही मैंने भिखारी की आवाज़ सुनी, रसोई कमरे की तरफ गई कि कुछ भी खाने को मिल जाए तो मैं भिखारी को जाकर दे दूं। रसोई में कुछ नहीं था, बस रात की बची कुछ बासी रोटी पड़ी थी। मैंने उसे प्लेट में रखकर दरवाजे पर चली गई। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला, देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि संदीप था। संदीप को इस तरह देखकर मैं हैरान हो गई। संदीप ने मुझे देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह मेरे पैरों पर गिर पड़ा। वह मुझसे माफ़िया मांग रहा था कि सोनल, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हारे साथ धोखा करने के बाद ही मैं ऐसा हो गया हूँ। मैं संदीप की कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी कि मैं उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने घर के अंदर आ गई। वो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। इतनी देर में मेरा पति घर आ गया। उसने संदीप को दरवाज़ा पर देखकर उसे सवाल किया कि कौन हो भाई, क्यों हमारे दरवाजे पर बैठे हो। संदीप ने सब मेरे पति को बता दी कि मैं सोनल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा पति अंदर घर में आ गया और मुझसे पूछने लगा कि यह लड़का कौन है। मेरे सब कुछ अपने पति को सच सच बता दिया कि यह वही लड़का है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अगर यह मुझे धोखा न देता तो आज मैं इतनी मुश्किल ज़िंदगी अपने भाई के घर में ना गुजार कर आती। मैंने कितनी तकलीफ सही और कितने ताने सहे हैं इसकी वजह से। मैं इसको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हें संदीप को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर संदीप इस तरह ना करता तो शायद हम कभी भी एक ना हो पाते। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा भी जगह है तो तुम्हें संदीप को माफ़ कर देना चाहिए। मैं अपने पति के कहने पर संदीप को माफ़ कर दिया और संदीप वहाँ से चला गया। इसके बाद मैं अपने पति के साथ बहुत ही खुश ज़िंदगी गुजारने लगी हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।